प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग नाम का जो चैप्टर हमने आप लोगों के लिए प्रारंभ किया है, उसमें हमने प्रश्न संख्या 1 को बताया। और प्रश्न संख्या 1 को बताने से पहले आप लोगों को कुछ इस चैप्टर से संबंधित नियम हमने आप लोगों को बताया था। आज मैं प्रश्न संख्या 2 आप लोगों को बताऊंगा। देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आप आंधी जब आती है तो देखिए कुछ वृक्ष जो हैं कुछ ऊंचाई से टूट जाते हैं और टूट कर वृक्ष का जो शिखर होता है वो आकर ज़मीन में छू जाता है। कभी कभी ऐसी स्थिति आप लोगों ने देखा होगा। तो उसी तरह से संबंधित ये प्रश्न है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है यानी जो अंतिम सिरा है जमीन को छूने लगता है और इसके साथ कितने अंश का कोण बनाता है? 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी कामा जहां पेड़ का शिखर जो है जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए मैंने कहा था कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग इस चैप्टर का नाम है। वैसे हम लोग इसको ऊंचाई दूरी हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। तो हमने कहा था कि ऐसे प्रश्नों को ऊंचाई दूरी के प्रश्नों को आप बड़े आसानी से हल कर लेंगे यदि इसके एक एक पॉइंट पर आप ध्यान देते रहेंगे। प्रश्न पढ़िए और प्रश्न पढ़ने के बाद प्रश्न के मुताबिक आप चित्र का निर्माण कर लें। यदि आप प्रश्न के मुताबिक चित्र का निर्माण कर लेंगे, आपका चित्र सही बन गया तो प्रश्न आपका आसानी से हल हो जाएगा। इसमें कोई इफ बट नहीं होगी। तो जैसे कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो अच्छा पहले पेड़ होगा कि पहले आंधी? तो पहले तो पेड़ होगा ना। जब पेड़ होगा तभी आंधी आएगी, तब वृक्ष टूटेगा। तो हम सबसे पहले इस कथन के अनुसार एक पेड़ का निर्माण कर लेते हैं। तो हम यहाँ देखिए एक पेड़ हम बना लेते हैं। तो मान लीजिए हमने ये जो रेखा स्टैंड कर दी, इस रेखा को हम एक वृक्ष की संज्ञा दे देते हैं, वृक्ष का नाम देते हैं। इस वृक्ष को हम ए बी के नाम से प्रदर्शित कर देते हैं। हम यह मानते हैं कि ए बी हमारा एक वृक्ष है। बात क्लियर हो गई ना? यहाँ तक का पॉइंट देखिए कंप्लीट हो गया कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो पहले हमने एक पेड़ का निर्माण कर दिया। अब देखिए ये पेड़ क्या होता है कि जब आंधी आती है तो ये पेड़ जो है टूट जाता है। तो पूरा पेड़ टूटने का मतलब कि अर्थात यहाँ से कहीं से टूटा है, बीचों बीच से टूटा है कि उसके नीचे से टूटा है कि उसके ऊपर से टूटा है, ये बात कन्फर्म नहीं है, लेकिन टूट जाता है। तो हम यह मान लेते हैं कि यह जो पेड़ है वो इस बिंदु से टूटता है। ध्यान दीजिएगा, ये ए बी पूरा एक वृक्ष है। ये मान लीजिए इस बिंदु अर्थात डी बिंदु से हम मानते हैं कि पेड़ टूट गया। बोलो किस बिंदु से पेड़ टूट गया? डी बिंदु से पेड़ टूट गया। अब आप जानिए कि जब पेड़ डी बिंदु से टूटेगा तो टूटने के बाद ये जमीन पर गिर पड़ेगा। तो जमीन पर जब गिरेगा तो ऐसे गिरेगा, आप देखते रहिए, ये पेड़ आकर ऐसे गिर गया। अब जमीन को ये टच कर लिया तो आप जानिए कि पेड़ का सिरा तो ए है ना, तो अर्थात ए ही अक्षर आकर यहाँ पर झुक जाएगा। ये पेड़ जो है टूट कर गिर गया। अब आप ये जानिए कि एक तरह से ये कर्ण का भी कार्य करेगा। अच्छा अब आगे पढ़िए। टूट जाता है यानी मुड़कर टूट जाता है, ये बात इतनी कंप्लीट हो गई यहाँ तक की। अब कह रहा है कि पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को छू लगता है। तो देख लीजिए पेड़ का शिखर ए है जो आकर जमीन को टच करने लगा। प्रश्न की शर्त पूरा कर दिया हमने। अब कह रहा है और इसके साथ अर्थात किसके साथ? जमीन के साथ। जो पेड़ का सिरा है जब आकर जमीन पर टिकता है तो कितने अंश का कोण बनाता है? 30 अंश का। तो अर्थात मैंने आपको पूर्व बताया था कि कोण कहाँ बनते हैं? कोण उसी बिंदु पर बनते हैं जिस बिंदु से दो रेखाएं अलग अलग दिशा में गमन करती हैं। तो मान लीजिए यह इस बिंदु पर कोण बनना है तो ये इस बिंदु से एक रेखा तो इस दिशा में गई है। अब इस बिंदु पर कोण तभी बन सकता है जब इस बिंदु से किसी दिशा में दूसरी रेखा गमन करे तब। तो हम यह मान लेते हैं कि इधर गमन कर रही है, ऐसे हम मान लेते हैं। तो यहाँ कितने अंश का कोण बना दिया? 30 अंश का कोण बना दिया ना। चलिए ये भी शर्त पूरी हो गई। अब कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु का मतलब अर्थात उसकी जड़ जहाँ है, जहाँ उस गड़ा हुआ है, तो उसका पाद बिंदु कौन है? पेड़ का
बी है। तो अच्छा, पाद बिंदु की दूरी, माने इस बिंदु की दूरी, जो पाद बिंदु की दूरी है, वृक्ष के पाद बिंदु की जो दूरी है, वो जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, तो पेड़ का शिखर जमीन पर कहाँ छू रहा है? ए बिंदु पर छूता है। तो कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये 8 मीटर है, अर्थात यहाँ से यहाँ की दूरी जो प्रश्न में दिया है ये 8 मीटर है। तो कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब आप ये जानिए कि हमने प्रारंभ में ए बी को पेड़ माना है ना, तो हम इसको ऐसे तीर के माध्यम से ऐसे शो कर देते हैं। इसकी हम ऊंचाई मान लेते हैं यच, माने हमने पूरे पेड़ की ऊंचाई क्या मान लिया? यच मान लिया। अब आप ध्यान यह दें कि पेड़ तो डी बिंदु से टूटा हुआ है ना, तो पेड़ जब डी बिंदु से टूटा हुआ है, तो अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुछ ऊंचाई मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई क्या है, तो अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई क्या मान ले? यच1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? यच1। तो देखिए यहाँ से पेड़ टूटा है, तो अर्थात जहाँ तक पेड़ खड़ा है वहाँ तक हम यच1 ऊंचाई मान लिए। अब हमको ये पता करना हो कि कितनी ऊंचाई तक टूट कर गिर गया। तो अब डी से लेकर ए तक, तो आप जान रहे हैं कि ए से लेकर बी तक अगर यच है, तो यच में से अगर इतना आप घटा दें तो इसकी वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। तो हम यच में से यच1 को घटा देते हैं। चूँकि अगर जैसे आप ये समझिए कि अगर ए से लेकर बी तक अगर जैसे 20 हो, जिसमें से अगर इतनी दूरी 5 हो, तो इतनी दूरी अगर आपको जानना हो तो आप क्या बताएंगे? 15 बताएंगे ना। 20 में से आप 5 घटा देंगे तो इसकी दूरी आ जाएगी। चूंकि यहाँ से यहाँ तक अगर 20 है और इतना 5 है, तो इतना क्या होगा? 15 होगा। तो ये बात आप समझ गए। तो उसी तरह से अगर ये ए से लेकर बी तक अगर यच है, तो जिसमें से इतना यच1 है, तो इतना क्या होगा? तो फुल तो यच1 है, यच है, तो यच में से इतना आप घटा दो तो यच1 बचेगा। अब आप देखिए जो यच माइनस यच1 हो गया, ए डी हो गया। इतने मान लीजिए कि वृक्ष टूटा हुआ है, और ये एक चीज़ का कार्य और करेगा। चूँकि ए डी यहाँ पर जो आया है ये कर्ण है, और ये भी यच माइनस यच1 का कार्य करेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैंने कहा कि प्रश्न पढ़ो, और प्रश्न पढ़कर प्रश्न के मुताबिक आप चित्र बना लो। ऊंचाई दूरी के प्रश्नों में अगर आपने चित्र सही से बना लिया तो आपका प्रश्न बड़े आसानी से हल हो जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, जब चित्र बन जाए, चित्र में सारी बातें प्रदर्शित हो जाएं, तो आप इसका हिंदी रूपांतरण लिखें। हिंदी रूपांतरण में आपको कुछ करना नहीं है, केवल इतना आपको लिखना है कि जो आपने माना है, जो किया है, जिसे जो आपने माना है वही लिखना है। तो हम लिख देते हैं कि माना ए बी एक वृक्ष है। माना ए बी एक क्या है? वृक्ष है, जो कि यच मीटर हम मान लेते हैं। चूंकि दूरी अगर मीटर में दी है तो ऊंचाई भी मीटर में हो सकती है। तो माना ए बी एक वृक्ष है जो कि यच मीटर ऊंचा है। ठीक है ना। अब हम यह मान लेते हैं कि माना डी बी को हम यह मान लेते हैं कि डी बी बराबर हम यच1 मान लेते हैं। तो ए डी बराबर हमारा क्या बनेगा? यच माइनस यच1। और प्रश्न में ए बी बराबर दिया है 8 मीटर। तो हमने आप लोगों को पूर्व में यह बताया था कि किसी त्रिकोणमिति के प्रश्न में जितने अंश का कोण बनेगा, अगर एक बार कोण बना है तो एक समीकरण से प्रश्न हल हो जाएगा। लेकिन एक अपवाद यहाँ पर आ गया है हमारे कथन में। कभी कभी कुछ चीज़ों के अपवाद भी होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि अगर एक समीकरण बना है, एक कोण बना है, तो एक समीकरण को हल करने से उत्तर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर ये कार्य नहीं होगा, यहाँ पर 2 बार कार्य करना पड़ेगा उसी कोण से। चूँकि इसको 2 भागों में विभक्त किया गया है ए बी को, इसलिए 2 समीकरण बन जाएंगे। वैसे तो अन्य प्रश्नों में मैंने बताया कि अगर एक ही अंश का कोण बना है तो एक ही समीकरण से प्रश्न का आंसर आ जाता है। लेकिन आप जानिए कि ये अब पेड़ संबंधी जब प्रश्न आ जाए कि एक पेड़ आंधी से टूट गया है, ऐसा जब प्रश्न आ जाए तब उसमें जो है 2 समीकरण लग जाते हैं। तो हम यहाँ यह मान लेते हैं कि ये सब बातें तो हमने चित्र बना लिया, लिख लिया। अब हम केवल यह लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, मैंने बताया कि समकोण त्रिभुज निश्चित बनेगा इसमें ऊंचाई दूरी प्रश्नों में। तो हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या भैया? डी बी ए में कोण हम लिखते हैं, कोण डी ए बी बराबर कितने अंश? 30 अंश। समकोण त्रिभुज डी बी ए में कोण डी ए बी बराबर कितने अंश? 30 अंश। तब हम देखते हैं कि 30 अंश के सामने, तो 30 अंश के सामने कौन सी भुजा पड़ रही है? डी बी।
तो हम DB लिखेंगे और बटा इसका आधार क्या है AB, तो हम यहाँ पर AB लिखेंगे। अब आप देखिए कि 30 अंश के लिए ये तो लंब का कार्य करेगा और ये आधार का कार्य करेगा, तो लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है? लंब बटा आधार होता है tan का, तो हम यहाँ tan 30 अंश लिख सकते हैं। तो आप देखिए कि DB को हमने H1 माना है और अपान AB को हमने 8 लिखा है बराबर tan 30 अंश का मान। तो tan 30 अंश का मान क्या होता है? 1/√3 होता है। अगर हम तिर्यक गुणा कर दें तो ये H1 बराबर 8 का नाम 8 और ये बटे √3 आपका रहेगा ही। इसको हम समीकरण 1 की संज्ञा दे देते हैं। अब पुनः आप देखिए कि फिर इसी से फिर लिखिए, पुनः आप लिख सकते हैं पुनः अगर मैं यह देखूं तो इससे हमने तो काम कर लिया। अब देखिए AB क्या है? ये AB आपका आधार बन रहा है और ये आपका लंब है और ये आपका कर्ण है। तो हमने आधार ले लिया और बटे में आप कर्ण ले लो AB, कर्ण क्या ले लो? AD। तो ये आपका आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण किसका सूत्र होता है? तो आधार बटा कर्ण जो है ये सूत्र होता है भाई, देखिए आधार बटा कर्ण कास का सूत्र होता है। आधार बटा कर्ण, चूंकि ये आधार है AB और AD क्या है? कर्ण। तो आधार बटा कर्ण जो है लंब, देखिए साइन थीटा का सूत्र लंब बटे कर्ण होता है, कास थीटा का सूत्र आधार बटे कर्ण होता है। तो इसके बराबर में बनेगा कास थीटा माने 30 अंश। तो देखिए AB आधार है जो कि 8 है और बटा AD क्या है? H माइनस H1 बराबर कास 30 अंश की वैल्यू। तो कास 30 अंश की वैल्यू आप लोग जान रहे हैं कि कास 30 अंश की वैल्यू वर्गमूल 3/2 होती है। तो देखिए अगर हम इसका तिर्यक गुणा करें या पहले मान रख लें तो 8/H की वैल्यू हमें जाननी है, माइनस H1 की वैल्यू क्या दी है? 8/√3 बराबर क्या दिया है? √3/2। अब अगर हम तिर्यक गुणा करके इसको हल करें तो ये 2 8 16 आ जाएगा बराबर √3 का गुणा H में होगा तो √3H माइनस ये 8/√3 का गुणा जब √3 से होगा तो √3 से √3 कट जाएगा, ऊपर नीचे केवल 8 बचेगा। तो इस प्रकार से 16 माइनस 8 यहाँ आएगा प्लस 8 बराबर √3 इंटू H। तो ये 16 8 24 बराबर √3 इंटू H। तो अगर हम 24 के बटे में √3 कर दें तो बराबर ये H आ जाएगा। अब अगर हम H बराबर अगर जानना चाहें तो ये हो जाएगा 24, ये √3 का ऊपर गुणा कर देंगे तो √3 ऊपर हो जाएगा और जब √3 से नीचे भी गुणा करेंगे तो ये केवल 3 आएगा। तो H बराबर 3 8 24। इस प्रकार 8√3 क्या बेटा? मीटर। तो बताइए पूरे पेड़ की ऊंचाई हमने H माना था ना, तो बताओ H की वैल्यू क्या आ गई? 8√3 मीटर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए पूरे वृक्ष की ऊंचाई, पूरे वृक्ष की ऊंचाई, तो पूरे वृक्ष की ऊंचाई बनेगी 8√3 मीटर। 8 कितने मीटर? 3 मीटर। 8√3 मीटर ये हो गई पूरे वृक्ष की ऊंचाई। अब देखिए इसी तरह प्रश्न संख्या 1 और है, इसमें भी प्रश्न संख्या 2 हमने आप लोगों को बताया। प्रश्न संख्या 3 भी जो है ज़्यादा बड़ा प्रश्न तो लिखने में आपको दिखाई पड़ रहा है कि बहुत बड़ा प्रश्न है, पर आप हल जब करेंगे तो बहुत छोटा सा प्रश्न ये बनेगा। हम प्रश्न लिख नहीं रहे हैं, प्रश्न को पढ़ रहे हैं। किताब जब भी आप वीडियो देखें किताब लेकर बैठें, जो हम पढ़ रहे हैं उसको सुनिए, समझिए और लिखिए अपनी कॉपी में। दिया है कि एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो देखिए इस प्रश्न को आप 2 तरीके से हल कर सकते हैं। अलग अलग चित्र बनाकर भी कर सकते हैं, 2 चित्र के माध्यम से, और 1 चित्र के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। जैसे आप यह समझें इस प्रश्न के हल के लिए
कि जैसे मान लीजिए जो फिसलन पट्टी ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को के खेलने के लिए या फिसलने के लिए फिसलन पट्टी लगी रहती है, तो आप यह देखते होंगे वह फिसलन पट्टी एक पिलर या स्तंभ पर खड़ी होती है। तो जैसे मान लीजिए ये हमारी एक फिसलन पट्टी है। अच्छा, इस पूरे फिसलन पट्टी की लंबाई हम यह मान लेते हैं कि प्रारंभ में इस फिसलन पट्टी की लंबाई जो प्रश्न में एक बार दिया है 1.5 मीटर और दोबारा दिया है 3 मीटर, तो हम अभी वर्तमान में इस फिसलन पट्टी की लंबाई जैसे 3 मीटर मान लेते हैं। बोलो कितने मीटर? 3 मीटर हम इस फिसलन पट्टी की लंबाई को मान लेते हैं। बात क्लियर हो गई ना? अब आप यह देखें कि और माने इस पूरे फिसलन पट्टी का नाम हम रख देते हैं AB या AC हम रख देते हैं, फिसलन पट्टी का नाम AC। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हमने 3 मीटर शो कर दिया। तो अब देखिए जब इस पर हम एक फिसलन पट्टी लगाएंगे जो भूमि पर कितने अंश का कोण बनाती है? 60 मीटर। तो देखिए ये मान लीजिए हमारी फिसलन पट्टी है, इसी पर लड़का फिसलेगा इसी पर से, तो ये भूमि के साथ कितने अंश का कोण बनाती है? 60 अंश का कोण बनाती है। तो हम यहाँ 60 अंश शो कर देंगे और यहाँ पर बिंदु रख देते हैं, इसको हम B मान लेते हैं, AB, और इसको हम C। तो फिसलन पट्टी का नाम हम AB मान लिए, और नहीं सॉरी, ये जो हमने स्तंभ खड़ा किया इसकी लंबाई हमने 3 मीटर मान लिया प्रारंभ में, और ये भूमि के साथ फिसलन पट्टी 60 अंश का कोण बना रही है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी हम क्या मान लेते हैं? x मीटर। कितने मीटर? x मीटर मान लेते हैं, चूँकि इसकी लंबाई अगर मीटर में है तो ये भी मीटर में हो सकता है। ठीक, अब देखिए इसी पर एक दूसरी फिसलन पट्टी 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगा देते हैं। तो हम मानते हैं कि 1.5 मीटर इसका यहाँ पर पूरा होगा, तो ये फिसलन पट्टी ऐसे ज़मीन पर आकर गिरेगी और ये कितने अंश का कोण बनाती है? 30 अंश का कोण बनाती है, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है ना? तो इसका नाम हम यहाँ पर D रख देते हैं। ठीक, तो अब कह रहा है कि ये कितने अंश का कोण बनाती है? 30 अंश का कोण बनाती है दूसरी वाली फिसलन पट्टी। तो ये जो ऊंचाई दी गई है, ये वाली, इस वाली फिसलन पट्टी की ऊंचाई जो है 1.5 मीटर है, और उस वाले फिसलन पट्टी की लंबाई 1.3 मीटर है। तो यहाँ पर हम एक बिंदु दे देते हैं। कौन सा बिंदु? ABCD, E बिंदु दे देते हैं, E नाम। तो हम यह मान लेते हैं कि जो पहली वाली फिसलन पट्टी है वो क्या है? AC, और दूसरी वाली फिसलन पट्टी AD है, और हमको इन्हीं दोनों फिसलन पट्टियों की लंबाइयाँ ज्ञात करनी है। तो इसकी लंबाई हम L1 मान लेते हैं और इसकी लंबाई L2 मान लेते हैं, और इसकी दूरी हमने x1 माना है, तो इसकी दूरी हम x2 मान लेते हैं। ठीक है ना? अब हमें प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, अर्थात इस वाले फिसलन पट्टी की लंबाई और इस वाले फिसलन पट्टी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो आप देखिए कि मैंने आप लोगों के सामने प्रश्न पढ़ा, प्रश्न पढ़ के हमने चित्र का निर्माण कर दिया। अब चित्र का निर्माण करने के बाद मैंने कहा कि जो हिंदी में दिया रहे या जो हिंदी में लिखना है उसे आप कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको ये बताया कि जो क्रिया आप चित्र बनाते समय किए हैं, प्रश्न को पढ़े हैं, प्रश्न पढ़कर ही चित्र आपने बनाया है, तो जो किए हैं चित्र में वही आपको हिंदी में लिखना है। तो मान लीजिए अगर हमको इसका अगर हिंदी रूपांतरण लिखना हो तो हम यह मान लेंगे कि माना पहली फिसलन पट्टी AB है जो कि 3 मीटर ऊँची है, सॉरी माना स्तंभ AB 3 मीटर ऊंचा है, जिस पर एक फिसलन पट्टी AC है जो L1 मीटर लंबी है, तथा दूसरी फिसलन पट्टी को टिकाने के लिए स्तंभ EB है जो कि 1.5 मीटर ऊंचा है, तथा इस पर फिसलन पट्टी की लंबाई L2 है जो भूमि के साथ 30 अंश का कोण बना रही है। ऐसा आप अपने मन से लिख सकते हैं। और लिखने के बाद मैंने आप लोगों को ये बताया कि जितने कोण बने होंगे उतने समीकरण बनाने पर प्रश्न का हल आ जाएगा। तो देखिए इसमें एक 60 अंश का और एक 30 अंश का, तो इस वाले की लंबाई 60 अंश से निकल आएगी और इस वाले की लंबाई 30 अंश से निकल आएगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज, हिंदी रूपांतरण आप स्वयं कर लीजिएगा, समकोण त्रिभुज क्या? ABC में कोण हमारा जो 60 अंश का बना है उसका नाम क्या पड़ेगा? कोण ACB। देखो C पर 60 अंश बना, इसलिए C अक्षर कहाँ रहेगा? बीच में। तो कोण ACB बराबर कितने अंश? 60 अंश। इसलिए अब अगर हम 60 अंश वाले से काम करें तो 60 अंश के सामने AB क्या है? लंब। तो AB जो है लंब है
और बटा इसके साथ कर्ण का कार्य कौन कर रहा है, AC। चूंकि यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा दोनों के लिए, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो अर्थात AC, तो AB बटा AC। अब आप जान गए कि AB क्या है, AB लंब है, चूंकि 60 अंश के सामने पड़ रहा है तो लंब है, और AC 90 के सामने पड़ रहे इसलिए कर्ण है। तो जब लंब बटा कर्ण होता है तो साइन का सूत्र होता है, तो हम यहाँ साइन 60 अंश यहाँ प्रदर्शित कर देते हैं। तो AB की माप 3 मीटर दिया है, बटा AC की लंबाई L1 ज्ञात करनी है, बराबर साइन 60 की वैल्यू वर्गमूल 3/2। अब अगर हम तिर्यक गुणा करें तो √3 का गुणा जब L1 में होगा तो √3 × L1 बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6। तो अगर हम L1 बराबर जानना चाहें तो L1 बराबर होगा 6/√3। तो L1 बराबर इसका परिमेयकरण हो जाएगा, तो √3 ऊपर जाएगा तो 6√3 और नीचे केवल 3 आएगा, 3 दूनी 6। तो L1 बराबर हम लिख सकते हैं 2√3 मीटर। अर्थात जो ये 60 अंश का जो कोण बना रही है उस फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर है। तो इसलिए हम लिख देते हैं, इसलिए 60 अंश का कोण बनाने वाली 60 अंश का कोण बनाने वाली फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई कितना भैया, 2√3 मीटर, 2√3 मीटर। अब इसी तरह 30 अंश का कोण बनाने वाली फिसलन पट्टी की लंबाई अगर निकालना हो तो इसको भी आसानी से आप निकाल सकते हैं। क्या, फिर वही समकोण हमको लिखना पड़ेगा कि समकोण त्रिभुज EBD में कोण E और D पर 30 बन रहा है, इसलिए बीच में रखेंगे, फिर B रखेंगे बराबर 30 अंश। तो समकोण त्रिभुज EBD में कोण EDB बराबर कितना, 30 अंश। इसलिए अब अगर हम 30 अंश से काम करेंगे तो 30 अंश के सामने EB क्या है, लंब। तो EB जो है लंब का कार्य करेगी, तो लंब के साथ हमें कर्ण लेना है, चूंकि हमें कर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो कर्ण क्या है, ED। तो लंब बटा कर्ण किसका सूत्र होता है, साइन का। तो हम साइन 30 अंश लिख देंगे, चूंकि 30 अंश का कोण बना हुआ है। तो EB कितना बना हुआ है, 1.5, और बटा ED कितना बना है, L2 बराबर साइन 30 का मान 1/2। तिर्यक गुणा अगर करेंगे तो 1 का गुणा L2 में करेंगे, तो L2 बराबर हो जाएगा 1.5 दूनी 3। 1.5 दूनी कितना भैया, 3। तो ये बन गया L2 बराबर 3 मीटर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए 30 अंश का कोण बनाने वाली फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, 3 मीटर। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न संख्या 3 में, एक तरह से मानिए कि 2 प्रश्न थे प्रश्न संख्या 3 में, दोनों का हल मैंने आप लोगों को दे दिया। तो आज हमने आप लोगों को 2 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, दूसरा और तीसरा बताया। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे इसी तरह 2-2, 3-3 प्रश्नों के माध्यम से 4-5 वीडियो में इस अध्याय को हम समाप्त कर देंगे।